नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ऑल हिट एग्जाम। और आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम लोग देखेंगे आज का 6 मार्च 2026 का करंट अफेयर्स का टॉप 12 टॉप 12 क्वेश्चन दोस्तों, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज 6 मार्च 2026 का करंट अफेयर के क्वेश्चन में आपका पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर अंतर्राष्ट्रीय संबंध से है कि किस देश के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने रायसीना डायलॉग 2026 में मुख्य भाषण दिया है। चारों ऑप्शन आपके सामने है। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फिनलैंड। मैंने ऑप्शन को ऑलरेडी जो है वो सही करके रखा है, इसलिए क्योंकि टाइम बचेगा। तो दोस्तों हम लोग एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। रायसीना डायलॉग क्या है, सबसे बड़ा सवाल यह है जानना कि देखिए, यह एक भू राजनीतिक यानी कि जियो पॉलिटिक्स और भू अर्थशास्त्र यानी कि जियो इकोनॉमिक्स पर भारत का सबसे प्रमुख वार्षिक सम्मेलन है, जिसे ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन यानी कि ORF और विदेश मंत्रालय मिलकर आयोजित करते हैं। फिनलैंड का महत्व इसलिए है क्योंकि फिनलैंड हाल ही में नाटो का सदस्य बना है। किसका सदस्य बना है? नाटो का हाल ही में सदस्य बना है फिनलैंड। ऐसे में उनके राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब का मुख्य भाषण वैश्विक सुरक्षा के परिदृश्य के रूप में और विशेष करके रूस और यूक्रेन के संघर्ष के बाद बदलते हुए अंतर्राष्ट्रीय समीकरणों के लिहाज से बहुत अहम है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी, फिनलैंड, करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपका अर्थव्यवस्था और माइक्रो संकेतक के रूप में कि जनवरी 2026 में भारत के औद्योगिक उत्पादक सूचकांक IPP की साल दर साल विकास दर कितनी दर्ज की गई है? तो यहाँ दोस्तों आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, 4.8%। क्यों? समझिएगा। देखिए, IIP क्या है? IIP ये क्या है? IIP औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, अर्थव्यवस्था के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग और इलेक्ट्रिसिटी, इनकी वृद्धि को मापता है IIP। इसे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के द्वारा जारी किया जाता है। 4.8% का अर्थ है कि यह 4.8% की वृद्धि दिखाती है कि मैन्युफैक्चरिंग और कोर सेक्टर्स में स्थिरता, स्टेबिलिटी आ रही है। तो छात्रों को यह याद रखना चाहिए कि IIP में 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं, जिसमें कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी, उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली। इनका भारांक जो है, वेटेज जो होता है, वो आपका कितना है? 40.27% है भारांक। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी, 4.8% आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे तीसरा क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित है। सभी सौदों की जननी कहे जाने वाले भारत ने हाल ही में निम्नलिखित में से किसके साथ मुक्त व्यापार समझौते FTA पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यूरोपीय संघ के साथ। क्यों? देखिए, सभी सौदों की जननी क्यों कहा गया है? यूरोपीय संघ 27 देशों का एक विशाल और संपन्न बाजार है। इसे FTA से भारत के टेक्सटाइल, लेदर, फार्मास्यूटिकल और IT सर्विस सेक्टर को सीधे तौर पर यूरोप के बाजारों में ड्यूटी फ्री या कम टैरिफ वाली पहुंच मिलेगी। इससे मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा और लाखों रोजगार पैदा होने की संभावना है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी, यूरोपीय संघ, करेक्ट हो जाएगा। आगे चौथा क्वेश्चन है द्विपक्षीय समझौते से भारत कनाडा सीपा 2026 के तहत 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार का क्या लक्ष्य रखा गया है? तो ये रखा गया है आपका $50 बिलियन का। क्योंकि सीपा क्या है? सीपा यह कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, जो केवल वस्तुओं तक सीमित नहीं होता है, बल्कि इसमें सेवाएं, निवेश और बौद्धिक संपदा भी शामिल होती है। तो 50 बिलियन का लक्ष्य दोनों देशों के बीच व्यापारिक और कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है, इसलिए आपका $50 बिलियन आपका करेक्ट हो जाएगा। चौथा प्रश्न है आपका कि हालिया घोषणाओं के अनुसार इसरो मार्च 2026 तक कितने अंतरिक्ष मिशन निष्पादित करने का लक्ष्य बना रहा है? तो टोटल 7 मिशन पे लक्ष्य बना रहा है। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का यह लक्ष्य उसकी बढ़ती कॉमर्शियल और वैज्ञानिक क्षमताओं को दर्शाता है। इन मिशंस में अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, EOS, संचार उपग्रह और गगनयान मिशन के परीक्षण
परीक्षण उड़ानें भी शामिल हो सकती हैं और यह भारत को वैश्विक स्पेस इकोनॉमी में एक बड़ा प्लेयर बनाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका शासन और प्रशासन से कि डिजिटल जनगणना 2027 के लिए लॉन्च किए गए आधिकारिक शुभंकरों के नाम क्या है? तो इसका नाम है आपका प्रगति और विकास। देखिए, भारत की 2027 की जनगणना पूरी तरीके से डिजिटल होने जा रही है, जहां नागरिक खुद भी अपना डेटा सेल्फ एनुमरेशन पोर्टल पर अपडेट कर सकेंगे। प्रगति और विकास शुभंकर इस बात के प्रतीक हैं कि सटीक डेटा और तकनीकी नवाचार से ही देश की नीतियां बेहतर बनेंगी और असली विकास होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे प्रगति और विकास करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका केंद्रीय बजट 2026-27 से। केंद्रीय बजट 2026-27 में स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल क्षेत्र से संबंधित कौन सी नई पहल शुरू की गई है? तो ये शुरू किया गया है आपका बायो फार्मा शक्ति। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। भारत पहले से ही दुनिया की फार्मेसी कहलाता है, लेकिन अभी भी हम एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के लिए आयात पर निर्भर हैं। बायो फार्मा शक्ति पहल का मुख्य फोकस रिसर्च और डेवलपमेंट, इनोवेशन और बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका राज्यों के विशिष्ट समाचार से। हाल ही में किस राज्य ने 2000 करोड़ के स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड और 1000 स्कूलों में AI लैब बनाने की घोषणा की है? तो ये किया है आपका राजस्थान ने। यह कदम नई शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुरूप है। 1000 स्कूलों में AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब स्थापित करने से सरकारी स्कूलों के बच्चे भी भविष्य की तकनीक यानी कि फ्यूचर टेक्नोलॉजी के लिए तैयार होंगे। और यह स्टेट PCS विशेष करके राजस्थान में जो आपका RAS का पेपर होता है उसकी तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण यह करंट अफेयर होगा। तो ऑप्शन में आपका सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका नवीनतम आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2025-26 में महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था के लिए अनुमानित विकास दर क्या रखा गया है? तो ये रखा गया है आपका 7.9%। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र भारत की सबसे बड़ी राज्य अर्थव्यवस्थाओं यानी कि स्टेट GDP में से एक है। 7.9% की विकास दर दर्शाती है कि राज्य में मैन्युफैक्चरिंग, FDI यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और सर्विस सेक्टर में भारी वृद्धि हो रही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किस खेल को 2026 में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, किस व्यक्तित्व को? तो वो है आपकी रोहित शर्मा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएंगे। रोहित शर्मा भारतीय क्रिकेट के सबसे सफल कप्तानों और बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है और यह खेल के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान, रिकॉर्ड्स और नेतृत्व क्षमता को मान्यता देता है। तो यहाँ पर रोहित शर्मा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका 2026 में पद्म पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध व्यक्तित्व प्रोसेनजीत चटर्जी किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो ये हैं आपके कला से संबंधित हैं, क्योंकि प्रोसेनजीत चटर्जी बंगाली सिनेमा के एक बहुत बड़े और सम्मानित अभिनेता हैं। परीक्षाओं में अक्सर क्षेत्रीय सिनेमा और कला से जुड़े दिग्गजों के बारे में पूछा जाता है, तो उन्हें सिनेमा और कला के क्षेत्र में उनके दशकों लंबे योगदान के लिए सम्मान दिया गया है कला के क्षेत्र में। तो प्रोसेनजीत चटर्जी आपका ऑप्शन नंबर सी कला यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका हाल ही में किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने IEEPA के तहत लगाए गए पारस्परिक टैरिफों को रद्द कर दिया है? तो ये किया है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका ने, क्योंकि IEEPA ये क्या है? तो दोस्तों यह है आपका इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट, जो अमेरिकी राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान वाणिज्य को विनियमित करने की शक्ति देता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इन टैरिफ को रद्द करना अमेरिका में सेपरेशन ऑफ पावर यानी शक्तियों के पृथक्करण और राष्ट्रपति की शक्तियों पर न्यायपालिका के चेक एंड बैलेंस का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। UPPSC के जो छात्र हैं उनके लिए यह इंटरनेशनल पॉलिटी का शानदार टॉपिक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों आपका ये 12 क्वेश्चन का समाप्त होता है। अब इस 12 में से अपना स्कोर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और रिवीजन के लिए अपनी उत्तर कुंजी भी बताएं और डेली मॉक लाइव इसी तरीके की करंट अफेयर के क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारे इस चैनल पे आपको लगातार करंट अफेयर के वीडियो लगातार मिलते रहेंगे और साथ ही साथ सभी प्रकार के कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।